बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और यह बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रहे थे। लेकिन इसी बीच बीपीएससी ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन ने पत्रकारों को बताया कि जो शिक्षकों की बहाली की नियमावली है उसमें कई सारी तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें बीएड कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें बैठ सकते हैं और परीक्षा जो होगी वो 2 चरणों में होगी और पास करने वाले सीधे विषयवार स्कूलों में बहाल किए जाएंगे। क्या कुछ कहा बीपीएससी के चेयरमैन ने, क्या होगी बहाली की प्रक्रिया, पूरी रिपोर्ट देखिए इस वीडियो में और जानिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको किन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं वो गलत है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि जो दिशा निर्देश बीपीएससी के साइट पर है उसी पर भरोसा किया जाए। अगर कोई तब्दीली होगी तो उसकी भी जानकारी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर ही दी जाएगी। ये नियमावली में आपको सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो हैं कि उनका क्या होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बताने के लिए। हम सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि नियमावली में जो प्रावधान दिया हुआ है उसमें भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, वही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अपने सीट पर रहेंगे क्वालिफाइंग का भी बात चल रहा था सर, नियोजित को लेकर मैं नहीं जानता हूं और फिर मैं कहूँगा कि अटकलबाजी पर कोई न्यूज़ न चलाएं। सबसे अच्छी बात होगी कि जो विषय सरकार से संबंधित है वो सरकार से पूछें। जो विषय हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अधियाचना प्राप्त हुई है, हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये उसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, उसको क्या किया गया है, इसके बारे में तो आप सरकार ही बता सकती है, हम नहीं जानते हैं और हमें जानना भी नहीं है। तो ये 15 जून हाँ उसके आसपास। तब तक लोग भी अपनी तैयारी कर लें, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कर लें और प्रमाण पत्र सब इकट्ठा कर लें। अब रही बात की एक और पॉइंट है आरक्षण से ही संबंधित कि नियमावली में ही दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो प्राथमिक विद्यालय के मामले में प्राइमरी स्कूल में वो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और उसका वैसे भी पूरा जो ब्रेकअप है जो पद की जो रिक्ति के रोस्टर वाइज मतलब आरक्षण कोटिवार, वो भी हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे और उसमें भी लोग देख सकते हैं कि किस विषय में किस कैटेगरी आरक्षण कोटिवार सब देख सकेंगे। उसमें कुछ जो छूट जितनी तरह की छूट है वो विज्ञापन में आप पढ़ लेंगे, जैसे विषय के हिसाब से भी, जैसे कंप्यूटर के मामले में भी लोगों की जिज्ञासा थी और कितना प्राप्तांक क्या है, वो सारा डिटेल्स जो है वो आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। सर कंप्यूटर के मामले में जो एमसीए वाले लोग हैं उनका कहना है आपको उसमें जितना भी डिटेल्स है उसमें इतने ढेर सारे, अगर मैं उसी की परीक्षा ले लूँ अगर तो शायद उसमें भी हम लोग भी फेल कर जाएंगे। एससी के लिए कोई बार नहीं है, एससी के लिए एक बार है कि उसके साथ रेसिडेंशियल जरूरी है। इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं और भी उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उनको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हम लोग आवेदन जमा करने का भी समय देंगे। कहने का यह मतलब है कि वो भी अपना कमर कस करके तैयारी भी करें, पढ़ाई भी करें और अपने जितने प्रमाण पत्र हैं उसकी व्यवस्था भी कर लें, ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उस समय, बाद में दौड़ धूप करने की ज़रूरत ना पड़े उनको, अब बाद में वो कठिनाई ना हो। अब रही बात कि ये नेगेटिव मार्किंग की जो बात आपने जो किया, एक मिनट इसमें सब कंफर्म होना चाह रहे हैं कि 1 जून तक अधिसूचना जारी कर दें का, तो हमको उसका आवासीय जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती ही है और पड़ेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति रेंट में रहता है तो उसका जो अगर ये यहाँ बनेगा तो अस्थायी बनता है, हमें स्थायी निवासी चाहिए तो बन जाता है स्थायी निवासी का। पिछली जो परीक्षाएं हुई है उसमें बिहार राज्य की जो महिला उम्मीदवार है उनको कुछ खास जो पात्रता परीक्षा है उसमें परसेंटेज का छूट दिया है जनरल में, उसको कैरी करेंगे या? देखिए
मैंने आपको क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें छूट के कंडीशंस हैं, एज में है, जो अपनी जो प्राप्तांक है उनकी परीक्षाओं में उसमें है, सबके लिए अलग अलग है और उसमें फिर छूट भी है। इस पूरे चीज़ों को एक बारगी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकेगा। बेहतर होगा कि विज्ञापन में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को डाल रहे हैं, उसको आप पढ़ें और समझें और उसके हिसाब से फिर अपना निर्णय लें कि क्या है क्या नहीं है। एक और सवाल, एग्जाम की तारीख जो आपने टेंटेटिव बताया है उसमें कोई फेर बदल परिवर्तन फिक्स? अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अनुमानित है, संभावित है, अभी अस्थायी रूप से वो तय किया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगर आयोग का भी हाल फिलहाल के समय में, तो आप समझ लें कि यह टेंटेटिव जो चीज़ है यही अस्थायी है कि स्थायी है, ये आप स्वयं निर्णय ले लें। ये हमारे हिसाब से तो अभी हमारे लिए तो वही स्थायी है। घोषित कर दिया और पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने पहले घोषित कर दिया, क्योंकि अभ्यर्थी उनको पर्याप्त समय मिल सके और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें और इधर उधर के अफवाह पर ध्यान न दें। मुझे आप लोग से भी बार बार अनुरोध है कि ऐसे कुतर्क जो अभी मैंने जिसकी चर्चा किया और कुछ और भी जो अनावश्यक, अरे हमारे और विभाग के बीच में मतांतर नहीं है, आप लोग शायद चाहते हो ऐसा, तो अब दूसरी बात है, लेकिन हमारे विभाग के बीच में कोई मतांतर नहीं है। लेकिन आप कल या परसों जब विज्ञापन आपको जब देखने को मिलेगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इतने ढेर सारे कंडीशंस को देख करके उसमें जो माइंड अप्लाई करना होता है, कितने बिंदुवार उसको जो समझना होता है, उसके इनको डिटेल्स को बिना समझे हुए, उसका इंट्रिकेसीज को बिना समझे हुए उसको तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ स्वाभाविक तौर पर इतना भारी भरकम है, इतना इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, उसको समझ करके तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है और अब वो समय आ चुका है, हम लोग कर रहे हैं। कट ऑफ, इसलिए ये आपने कहा नेगेटिव मार्किंग के लिए, इस पर भी लोगों ने बहुत चर्चा किया कि मतांतर है। ऐसा कोई मतांतर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कोई मतांतर नहीं है और सबकी सहमति से और अपने अपने क्षेत्राधिकार से, जिसको जो क्षेत्राधिकार है, विभाग का आयोग का जो क्षेत्राधिकार है, उसके उन सीमाओं में रहते हुए और आपस में विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कोई 4 में 1 रहेगा सर, 4 ऑप्शन उसके बारे में जब हम भी जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको बता देंगे, राइट। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समय आने पर जरूर बता दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जामिनेशन देने के पहले उनको जरूर बता देंगे। लेकिन उससे आप स्वयं सोचें कि उससे क्या हमारे परीक्षा की तैयारी में कोई अंतर आएगा क्या? हम 4 लें, ऑप्शन दें, 5 ऑप्शन दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? परीक्षा की तैयारी तो आदमी को ईमानदारी से अपना करते ही रहना है ना। और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सीरियसनेस तो ऐसे ही आ जाएगा। इससे पूर्व जो एग्जाम हुआ था ना, वो जो है उसको लोग उस तरह से मूल्यांकन करते हैं। हेडमास्टर की परीक्षा जो हुई थी, नेगेटिव का परिणाम और इसके परिणाम को लोग तुलना कंपेरिजन में आम को अमरूद के साथ मत तुलना करें। आप हेडमास्टर जो थे वो क्या सरकारी शिक्षक थे या नहीं थे? उसके जो अभ्यर्थी थे वो सरकारी शिक्षक थे कि नहीं थे? और वर्तमान के जो इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी हैं कि नहीं हैं? क्या बोला जाए, ये बोलेंगे। तो आम और अमरूद को आप कैसे आप बराबर करके चलते हैं? अब जिसको भी आप आम समझिए, जिसको भी अमरूद समझिए, लेकिन आप अपनी विवेक से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना और उसमें अभ्यर्थियों के तैयारी की तुलना इस
इससे मत करें। ये भिन्न परीक्षा है, वो भिन्न परीक्षा थी, उसके भिन्न अभ्यर्थी थे, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका स्टेटस डिफरेंट था, इनका स्टेटस डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सर ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 इस डेट तक परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, और ये इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। ये तो वो परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे, वही ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले वो तो लें। सर ये सबके लिए और डेट जिसका होगा सर वही का जो जिसका पीरियड लंबी है। कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचे अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही है, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज झूठा डिक्लेरेशन दे करके वो अपीयर हो जाएं, वैसा नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर वो पाते हैं कि नहीं उसने एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा का, तो फिर हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।